हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से आ चुके हैं अपने चैप्टर सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ। और आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लगभग अगर हम देखें तो 70 to 80 क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पर लेके आए हैं। और इतने क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपका जो है कंप्लीट तैयारी जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हो जाएगी। और जितने ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में आएंगे ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्टिव आप जो है इजीली लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहां पर हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमें, जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां लोकेटेड होता है? तो यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास कि किस रीजन में है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा पेल्विक रीजन, थोरेसिक रीजन, एब्डोमेन में, या तो आंसर क्या जाएगा? पेल्विक रीजन जो है इसका आंसर हो जाता है। पेल्विक रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है, नीचे अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास है टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, पेनिस और कुछ एसेसरी ग्लैंड्स जो होगी वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास इंक्लूड रहेगी। तो फिर इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो टेस्टिकल्स आर लोकेटेड इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। टेस्टिकल्स एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड होते हैं। इसका क्या नाम होना चाहिए? प्रोस्टेट होगा, स्क्रोटम होगा, एपिडर्मिस होगा, या डक्टस डिफरेंस होगा। तो यहां पर स्क्रोटम जो है इजीली इसका आंसर हम लगा पाएंगे। अब इसके कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि स्क्रोटम क्या है। तो स्क्रोटम जो है इज एन एक्सटर्नल पाउच लाइक स्ट्रक्चर। स्क्रोटम एक एक्सटर्नल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, जो टेस्टिकल्स को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है स्क्रोटम का, ये 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की। अगर हम देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ये लगभग 2 to 2.5 मतलब 34.5 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो टेम्परेचर है ये मेंटेन करता है। ये टेम्परेचर नेसेसरी है किसके लिए? तो नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्रॉपरली हो पाता है। तो यहां पर आंसर हो जाता है स्क्रोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्क्रोटम क्या कितना मेंटेन करता है। ये अभी हमने देखा 2 to 2.5 डिग्री लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है स्क्रोटम मेंटेन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईच टेस्टिकल हैज अबाउट ब्लैंक कंपार्टमेंट इज कॉल्ड लोब्यूल। हर एक टेस्टिकल के अंदर कितने कंपार्टमेंट होंगे? तो एक टेस्टिकल के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और यहां पर क्या पाई जाएगी? इन लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी जिनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस किसके अंदर होगा? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां प्रेजेंट होगी? तो हम कह रहे हैं कि सर ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है इनके अंदर प्रेजेंट होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होगा? ऑकर्स इन। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बी इज अ राइट आंसर। यहां पर सिंपल है, बी आंसर राइट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगा। अब बात आती है स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो पाई जाती है टेस्टिस के अंदर। हाईली कॉइल्ड जो है ये ट्यूब्यूल्स होती है। इनके अंदर दो टाइप की सेल्स पाई जाती है। एक तो आपकी रहेगी जो स्पर्म बनाएगी, और दूसरा रहेगी सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का फंक्शन हो जाता है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्म को। तो ये ध्यान रखना है, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को जो है टैपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी, वैसे यहां पर क्या हो रहा है कि जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन कर रही है? तो सर्टोली सेल जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। ब्लैंक सेल प्रोवाइड नरिशमेंट, ये तो हो जाता है कि भाई कौन सी सेल जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्म को। तो सर्टोली सेल जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रही है। ये देख लिए सर्टोली सेल्स जिन्हें हम नर्स सेल भी कहते हैं, कहां पाई जा रही है? तो हमने देखा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जा रही है। ये क्या कर रही है? तो ये न्यूट्रिएंट, हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है इसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अगली बात आती है कि जो लेडिक सेल्स है वो कहां पाई जाती है? लेडिक सेल कहां पाई जाएगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, एपिडिडाइमिस में, इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ टेस्टिस के अंदर। तो डेफिनेटली यहां पर आंसर जो है वो हो जाता है हमारा सी आंसर। बी आंसर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? यहां पर हमारा सी आंसर होगा। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर पाई जाती है हमारी लेडिक सेल। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं थोड़ा, इसका
क्या कुछ एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। लेडिक सेल्स, जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, आर लोकेटेड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यूज। ये इंटरस्टिशियल टिश्यूज के बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में पाई जाती है। जो क्या करती है, इनका काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करने का काम करती है। तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करने का काम कौन कर रही है, लेडिक सेल कर रही है। ये हार्मोन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये यहां पर अगली क्वेश्चन में यही लिखा है कि लेडिक सेल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, तो यहां पर हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करने का काम जो है लेडिक सेल कर रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच आर द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स, अब हमें दो चीजें ध्यान रखना है, एक डक्ट और एक ग्लैंड की। मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी है और मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अगर हम डक्ट की बात करें तो हमारे पास रेटी टेस्टिस, बी आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे। रेटी टेस्टिस, वेजा इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंसेस जो है ये चार इंक्लूडिंग एसेसरी डक्ट्स में इंक्लूड होती है। अब यहाँ पर कुछ अगर हम इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कि दिस डक्ट ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर स्पर्म। ये क्या करती है, स्पर्म को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। रेटी टेस्टिस क्या करती है, कलेक्ट करती है स्पर्म को। वेजा इफरेंसिया कैरी टू एपिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, वेजा इफरेंसिया एपिडिडाइमिस तक कैरी करने का काम करती है, विच कंटिन्यूज टू वास डिफरेंसेस फॉर इजेकुलेशन। नेक्स्ट देखेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या इंक्लूड है हमारे पास। तो डक्ट में क्या क्या था, डक्ट में हमने देखा कि रेटी टेस्टिस है, वेजा इफरेंसिया है, एपिडिडाइमिस है और वास डिफरेंसेस है। ये हमारे मेल एसेसरी डक्ट में आ जाती है। वहीं अगर हम मेल एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो यहां क्या कुछ आ रहा है, यहां सेमिनल वेसाइकल आ रही है, प्रोस्टेट आ रही है और बल्बो यूरेथ्रल आ रही है। सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, ये तीनों किस में आती है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर जो है वो आती है। इनका फंक्शन क्या हो जाता है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स का फंक्शन होता है कि जो स्पर्म रिलीज हुआ है किससे, हमारे एक हेलो जरा क्लास में बाद में बात करूंगा। लाया था समझ, हाँ करूंगा बाद में। ये जो ग्लैंड होती है ये क्या सिक्रीट करने का काम करती है, स्पर्म। अगर हम देखें तो जो हमारा टेस्टिकल्स है, टेस्टिकल्स से स्पर्म रिलीज होगा और उस स्पर्म को सीमेन में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, तो ये जो ग्लैंड है ये म्यूकस सब्सटेंस रिलीज कर रही है जिसमें आयन, फ्रक्टोज उसके अंदर होगा, कैल्शियम उसके अंदर होगा और ये स्पर्म के साथ मिलके बनाता है सीमेन। और जो सीमेन होता है वो कंप्लीटली इजीली स्पर्म को जो है वो माइग्रेट करने के काम में आएगा, कहां तक, ओवम तक। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्या है, सेमाइनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, तो यही चीज मैंने अभी बताई कि इसमें फ्रक्टोज होगा, इसमें कैल्शियम होगा और इसमें एंजाइम होगा। वही चीज कह रहे हैं कि जो सेमिनल प्लाज्मा है प्लस स्पर्म है, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, ये दोनों मिला के सीमेन बनाने का काम करते हैं। अगली अगर हम बात करें मेल एसेसरी डक्ट के अंदर क्या क्या फीमेल एसेसरी डक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, तो ओनली वाला तो आंसर आना नहीं चाहिए, यही आएगा ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब फलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना तीनों को अगर हम देखें तो ये क्या होगी, ये फीमेल एसेसरी डक्ट के अंदर आ जाएगी। तो क्वेश्चन यहां से बनाने के तरीके कोई से भी हो सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ बना के वो पूछ सकते हैं कि फीमेल एसेसरी डक्ट में क्या इंक्लूड नहीं है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब फनल शेप स्ट्रक्चर, फनल शेप पार्ट लोकेटेड नियर दी ओवरी इज कॉल्ड। ओवरी के पास एक फनल शेप पार्ट है जिसे आप क्या कह रहे हो सर, जिसे हम इनफंडिबुलम कह रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब एक नॉर्मली डायग्राम से हम एक चीज को समझते हैं कि कैसा कुछ डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो है वो रहेगा। इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं फनल शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम इनफंडिबुलम कह रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे हमने कहा इनफंडिबुलम। यहां पर है ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी, क्योंकि ह्यूमन फीमेल के अंदर पाई जाती। इनफंडिबुलम से पहले ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जा रहे हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, जिनको हम फिम्ब्रियाई कह रहे हैं।
फिम्ब्रियाई कह रहे हैं। तो पहले फिम्ब्रियाई, उसके बाद ये वाला हिस्सा इनफंडिबुलम, ये पूरा जो हिस्सा है इसे हम कह रहे हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं। और ये फैलोपियन ट्यूब को ही हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कह रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडेस्ट पार्ट ये, इसे हम कहेंगे एम्प्यूला, एम्प्यूला। और एम्प्यूला वो जगह है जहां पर होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट हमारे कवर स्ट्रक्चर से। हाँ, स्ट्रक्चर में एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती है यहां पर, कि ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं यूट्रस, ये जो है इसे हम कहेंगे यूट्रस। और ये जो यूट्रस होगा ये 3 लेयर का बना होगा। अंदर वाली जो लेयर है, अंदर वाली, इसे हम कहेंगे एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम में क्या होगा, इसमें होगा इम्प्लांटेशन करने का काम करेगी एंडोमेट्रियम। वहीं अगर हम देखें तो उसके बाहर वाली जो मोटी सी थिक सी लेयर है, ये वाली, ये एक थिक लेयर है जिसे हम क्या कह रहे हैं, मोटी लेयर, जिसे हम कह रहे हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ये थिक मस्कुलर लेयर है जो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के दौरान जो है कॉन्ट्रैक्ट होके जो फीटस होता है उसको बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज करने का काम ये करती है। और सबसे आउटर, अगर यूट्रस की सबसे बाहरी लेयर की बात करें तो इसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो 3 हमारे पास यूट्रस की वॉल हो जाती है। सबसे इनर वाली क्या हो जाती है, एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और बाहर वाली पेरीमेट्रियम। तो हमें एंडोमेट्रियम का ये ध्यान रखना है कि एंडोमेट्रियम में होता है इम्प्लांटेशन, वहीं मायोमेट्रियम क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करती है किस समय, क्योंकि थिक मस्कुलर लेयर है। तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने का काम कौन कर रही है, वो कर रही है हमारी मायोमेट्रियम करने का काम कर रही है। अब इसके बाद अगर हम अगला देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। हमने यहां पर देखा क्या आंसर आ गया हमारा आ गया आंसर कि फनल शेप स्ट्रक्चर जो है उसे हम क्या कह रहे हैं, इनफंडिबुलम कह रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये फिम्ब्रियाई के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है कि जो इनफंडिबुलम होता है वो फनल शेप स्ट्रक्चर है, डिस्टल एंड पे पाया जा रहा है फैलोपियन ट्यूब के नियर द ओवरी, और ये इसके ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जा रहे हैं जिन्हें हम फिम्ब्रियाई कह रहे हैं। ठीक, अगला क्या, इनफंडिबुलम हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे इनफंडिबुलम के ऊपर जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, फिम्ब्रियाई कह रहे हैं। और ये क्या करते हैं, जो ओवरी से एग रिलीज हुआ उसको इस तरीके से ट्रैप करने का काम करेंगे। यहां से फिर ये एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। तो आंसर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, फिम्ब्रियाई जो है इसका आंसर, राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद देखेंगे द वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा वाला हिस्सा, वाइडर पार्ट, वाइडेस्ट पार्ट क्या होगा, एम्प्यूला होगा। और एम्प्यूला वही पार्ट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, एम्प्यूला में हो रहा है। प्रीवियस पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में। अगला अगर हम देखें, द ब्लैंक अटैच टू फैलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस। यूट्रस को फैलोपियन ट्यूब से अटैच कौन कर रहा है, इंट्राम्यूरल पोर्शन जो होता है वो यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के बीच में जंक्शन का काम करता है। हालांकि बहुत ज्यादा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, द फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है कि फैलोपियन ट्यूब को और क्या कह सकते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब को ही हम ओविडक्ट भी कहते हैं। आंसर हमारा ए जो है वो राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द यूट्रस इज आल्सो कॉल्ड। यूट्रस को क्या कहते हैं, तो बहुत सरल सा इसका भी आंसर है कि यूट्रस को हम वॉम्ब भी कहते हैं। ठीक है, यूट्रस को ही हम वॉम्ब भी कह रहे हैं। यूट्रस के बारे में भी हमने लास्ट अभी स्लाइड में देखा। यहां पर कुछ लिखा हुआ है कि भाई यूट्रस के अंदर जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जहां पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। और इम्प्लांटेशन के बाद जो फीटल डेवलपमेंट होता है वो 280 डेज मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ के लिए यहाँ पर जो है फीटल डेवलपमेंट चलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड। सर्विक्स की कैविटी को क्या कहते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैनल कहते हैं। सर्विक्स की कैविटी को सर्विकल कैनल जो है वो हम कहेंगे। अगला क्या है कि द 3 लेयर्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस की तीनों लेयर अभी हमने चर्चा की थी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। 3 लेयर्स ऑफ यूट्रस आर एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। सिक्वेंशियली अगर हम देखें, यहां पर आंसर जो है बी दिया हुआ है। तो इसको सिंपल सा है कि यहां पर बी हम इसलिए आंसर लिखा हुआ है कि बाहर से अंदर की तरफ अगर हम देखें तो बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम है, बीच में मायोमेट्रियम है और अंदर एंडोमेट्रियम है। तो वो सीक्वेंस से यहां पर जो है वो आंसर दिया हुआ है।
अगर हम देखें कि इनर मोस्ट लेयर जो होगी वो एंडोमेट्रियम होगी, और एंडोमेट्रियम में क्या होगा, हम देखेंगे कि द थिक मस्कुलर लेयर, ये भी मैंने अभी बताया कि थिक मस्कुलर लेयर है जो स्पेस प्रोवाइड करती है डेवलपिंग फीटस के लिए, कि भाई एक फीटस जो है वो छोटे से बड़ा हो रहा है 9 मंथ के ड्यूरेशन में, तो उसे स्पेस प्रोवाइड करने का काम कौन कर रही है, तो उसे स्पेस प्रोवाइड कर रही है हमारी मायोमेट्रियम। और यही जो होती है पार्चुरेशन के दौरान, डिलीवरी के दौरान जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करके और फीटस को बॉडी से बाहर रिलीज करने का काम भी ये करती है। नेक्स्ट है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर जो वाल्वा है वो इंक्लूड होगा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर। यहां पर वाल्वा के कुछ पार्ट दिए, मॉन्स प्यूबिस है, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस है और वेजाइनल ओपनिंग है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड, सिंपल क्वेश्चन है ये बहुत, कि स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा इजी से क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, तो यहां हमें ये ध्यान रखना है दोनों में, चाहे हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें चाहे oogenesis की बात करें, कि मियोसिस कहां हो रहा है, ये अगर हमें ध्यान रहेगा तो हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम याद रहेंगे। सर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा इसके अंदर मियोसिस नहीं हुआ है अभी, तो जब तक मियोसिस नहीं है तो यहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे 46। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 46 होंगे, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का होता है मियोसिस, और क्योंकि मियोसिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का हो रहा है तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है दैट इज हैप्लॉइड एंड कंटेन्स ओनली 23 क्रोमोसोम्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होंगे, ओनली 23 होंगे, तो प्राइमरी के अंदर हो गए 46 सर। इसके बाद अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या हो जाएंगे, ए आंसर, 23 जो क्रोमोसोम है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्म, क्या हो रहा है कि जो मियोसिस हो रहा है, मियोसिस के बाद क्या हो रहा है हमारे पास कुछ इस तरीके से 4 हमारे पास क्या बन गए, तो स्पर्मेटिड बन गए, स्पर्मेटिड बन जाते हैं। अब ये स्पर्मेटिड अभी अपने शेप में नहीं है, इनको हमको मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके का स्पर्म का शेप हमको इसको इस तरीके से देना होगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। बी यहां पे राइट आंसर हो जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस इस प्रोसेस को कहते हैं। मतलब ये जो स्पर्मेटिड बने हैं, इस स्पर्मेटिड को मॉडिफाई करके हमने स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर बनाया, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस चल रही है इसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म के रिलीज होने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो उसे हम स्पर्मिएशन कहते हैं। अब ये क्या प्रोसेस है इसको समझेंगे। क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, अगर हम कुछ स्ट्रक्चर देखें ऐसा कुछ, कि ये है सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल से जब तक स्पर्म डेवलप हो रहा है तब तक ये एम्बेडेड होते हैं स्पर्म सर्टोली सेल के अंदर। मतलब ये कुछ इस तरीके से धसे हुए होते हैं स्पर्म सर्टोली सेल्स के अंदर, इस तरीके से लगे हुए। तो हम यहां क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये जो स्पर्म रिलीज हो रहे हैं ट्यूब्यूल के अंदर फ्री हो रहे हैं, कहां से, सर्टोली सेल से रिलीज होके फ्री जो है घूम रहे हैं, कहां, ट्यूब्यूल के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहेंगे। ये हमें जो है ध्यान रखना होगा, स्पर्मिएशन की प्रोसेस। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब हुआ कि स्पर्मेटिड से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस हो गई, और स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि सर्टोली सेल से मैच्योर स्पर्म रिलीज होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम स्पर्मिएशन। अगला क्या है, एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन है, तो एक्रोसोम ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है वो पीएससी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा गया 2022 में, कि एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये गोल्जी अपैरेटस का मॉडिफिकेशन होता है। ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, क्योंकि गोल्जी अपैरेटस का काम होता है लाइसोसोम को बनाना, और लाइसोसोम का काम होता है लाइटिक एंजाइम्स को सेक्रेट करना। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की जरूरत होती है, जो ओवम के ऊपर जोना पेल्यूसिडा जो लेयर है, इसके अलावा जो प्रोटीन की कवरिंग है उसे डिसॉल्व करने के लिए हमें कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और उन एंजाइम को रिलीज करने का काम करता है एक्रोसोम, और फर्टिलाइजेशन को
कंप्लीट कराता है। तो एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन हो जाता है? हमारा गोल्जी बॉडी का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक ऑफ स्पर्म इज मॉडिफिकेशन ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप लाइक स्ट्रक्चर रिलीज एंजाइम, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैप लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है एग को पेनिट्रेट करने के लिए, ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए एंजाइम रिलीज करने का काम कौन कर रहा है? कैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। तो एक्रोसोम क्या होगा? ये हेड है और ये होता है एक्रोसोम, ये होती नेक और ये है टेल। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो हम बात कर रहे हैं इसकी, इसका नाम है एक्रोसोम। और एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन है? सर गोल्जी का मॉडिफिकेशन है। गोल्जी का मॉडिफिकेशन एक्रोसोम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है? सर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस oogenesis कहलाती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर हो जाता है। oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। अगला अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? oogenesis अरेस्ट इन, ये अच्छा क्वेश्चन है कि oogenesis किस स्टेज में जो है वो अरेस्ट हो जाता है? तो यहां पर आना चाहिए प्रोफेज 1 में। अब केस क्या होता है कि oogenesis स्टार्ट होता है कब? जब फीटल लाइफ के अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाता है, जब एक फीमेल जो चाइल्ड है वो मदर बॉर्म के अंदर रहता है, तभी उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जाके और जो है रुक जाता है। और रुकने के बाद फिर ये स्टार्ट कब होगा? तो ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज पे आने के बाद, ये वापस से स्टार्ट होता है। तो ये जो है हमें ध्यान रखना होगा कि oogenesis अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 के अंदर। अगला अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी ऑफ टर्सरी फॉलिकल इज कॉल्ड, तो इसे हम कहेंगे एंट्रम। अब ये क्या है टर्सरी फॉलिकल का? हम कह रहे हैं कि ये जो फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल में क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से कवर है, इसके अंदर बना हुआ है ओवम इस तरीके से, और ये जो कैविटी है खाली, इसे हम कहते हैं एंट्रम। अगर आप एनसीईआरटी में जाके डायग्राम देखेंगे तो आपको एंट्रम जो है वो इजीली समझ में आ जाएगी। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी टर्सरी फॉलिकल के अंदर हमको देखने को मिलती है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि एंट्रम किस में शो हो रही है, तो टर्सरी फॉलिकल के अंदर हमें एंट्रम जो है वो देखने को मिल रही है। और टर्सरी फॉलिकल को ही हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ग्राफियन फॉलिकल ही जो है वो टर्सरी फॉलिकल है। ठीक है, अब ब्लैंक oocyte इज फॉर्म इन ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में कौन सा oocyte होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, मैच्योर होगा या टर्सरी होगा? तो सेकेंडरी oocyte जो है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर या टर्सरी फॉलिकल के अंदर। टर्सरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल वही है, लेकिन उसमें अगर हम देखें तो oocyte कौन सा होगा? तो सेकेंडरी oocyte वहां पर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो ओवरी से रिलीज होगा तो oocyte कौन सा रिलीज होगा? तो वहां भी यही चीज आएगी कि सेकेंडरी oocyte जो होता है वो ओवरी से रिलीज होता है, ये हमें जो है ध्यान रखना है। अगला काम है कि अ ब्लैंक oocyte इज रिलीज फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, तो यहां पर भी वही आएगा कि सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवरी से रिलीज होता है ओव्यूलेशन में। ठीक है, ओव्यूलेशन करवाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? तो LH हार्मोन जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो करता है, ये भी ध्यान रखना है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, ओवरी से सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कुछ कहेंगे भाई? सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने की प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहेंगे। ओव्यूलेशन ही वही प्रोसेस है, और ओव्यूलेशन करवाने का काम कौन ने किया? अभी मैंने बताया आपको, LH ने किया। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि ओव्यूलेशन का मतलब होता है रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इट ऑकर्स ऑन डे 14 डे। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 डेज की है तो उसके 14th डे पे जो है हमको देखने को मिलता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है। और करवाने का काम कौन कर रहा है? ट्रिगर्ड बाय LH सर्ज, मतलब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ये करवाने का काम कर रहा है। ये जो है हमें ध्यान रखना होता है। चलिए इसके बाद देखें, द सेकेंडरी oocyte इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेकेंडरी oocyte एक सेल्स की लेयर से कवर है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम कोरोना रेडिएटा कह रहे हैं। तो अब यहां पर एक चीज है कि लेयर 2 है, सेकेंडरी oocyte के ऊपर 2 लेयर है, एक जोना पेल्यूसिडा भी है
और एक कोरोना रेडिएटा भी है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि लेयर ऑफ सेल्स, क्योंकि जो जोना पेल्यूसिडा है वो सेल्स की लेयर नहीं है, जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन की लेयर है, और कोरोना रेडिएटा जो है वो सेल्स की लेयर है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर लेयर ऑफ सेल पूछा जाता है तो हम जोना पेल्यूसिडा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जोना पेल्यूसिडा सेल्स की लेयर नहीं, प्रोटीन की लेयर है, और कोरोना रेडिएटा जो है वो हमारी सेल्स की लेयर हो जाती है, ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड, फीमेल बॉडी में प्यूबर्टी के टाइम पे सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम ए आंसर आएगा इसका, मेनार्के कहते हैं। और जब ये खत्म हो जाता है लगभग 50 ईयर की एज, फीमेल बॉडी में 50 ईयर की एज हो जाती है, तब ये रुक जाता है, इस प्रोसेस को मेनोपॉज कहते हैं। स्टार्ट होना मेनार्के और रुक जाना मेनोपॉज, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यहां पर दिया हुआ है कि 12 से 15 साल की उम्र में जो है ये स्टार्ट हो जाता है। ओव्यूलेशन ऑकर ऑन ब्लैंक डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस डे पे स्टार्ट होता है? तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है मोटा मोटा अगर हम देखें तो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने लिखा, हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के एकदम मिड पे, मिड मतलब 28 डेज का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वहां पर 14th डे जो होता है वो मिड वाला डे जो है वो हो जाता है, और उस दौरान जो होगा वो क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। तो 14 डे पे जो है वो ओव्यूलेशन होता है। तो ये 14 इसके बाद आफ्टर ओव्यूलेशन द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू, ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल किस में ट्रांसफर हो जाता है? तो केस क्या कुछ हो रहा है कि जब ओव्यूलेशन हो जा रहा है तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जा रहा है। अब जो रिमेनिंग मटेरियल है, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर वहां पे जो बच जा रही है, उस लेयर से बन रहा है कॉर्पस ल्यूशियम। ये कॉर्पस ल्यूशियम जो है बच जा रहा है, रिमेनिंग पार्ट जो हमारा किसका? ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट है उससे। और इसका काम क्या होता है? सर इसका काम होता है ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉर्पस ल्यूशियम किसको सिक्रीट करेगा? तो कॉर्पस ल्यूशियम सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक। प्रोजेस्टेरॉन का एक काम हो रहता है कि अगर कॉर्पस ल्यूशियम वहां पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा के रखता है तो इसके बाद ये एफएसएच को, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सप्रेस कर देता है, जिससे अगर, और ये कंडीशन कब होगी? ये कंडीशन तब होगी जब प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो जाती है, तो उस केस में ये होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है, और अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई हो जाता है तो एफएसएच रिलीज नहीं होगा। एफएसएच रिलीज नहीं होगा तो नए फॉलिकल्स बनना रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। ब्लैंक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूशियम, तो कॉर्पस ल्यूशियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रही है? सर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट कर रही है, ये ध्यान रखना हो जाता है हमारे लिए। अगला अगर हम देखें तो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन ब्लैंक रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में फर्टिलाइजेशन होगा? एम्प्यूला में। पहले भी मैं स्लाइड में बता चुका हूं, एम्प्यूला इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन एम्प्यूला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये हमें जो है वो ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखें, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड, बहुत सरल सा क्वेश्चन है कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सी इज द राइट आंसर, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। इतने सरल क्वेश्चन में मैं टिक मार्क भी नहीं करूंगा, बिना टिक के आप लोग बता देंगे। एम्ब्रायो विद 8 to 16 सेल इज कॉल्ड, एम्ब्रियो की 8 से 16 सेल वाली जो स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मोरूला कहते हैं। सबसे इनिशियल स्टेज एम्ब्रियो की, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मोरूला कहेंगे। और ये सेल कैसी, ये कैसी क्या स्टेज है? 8 to 16 सेल स्टेज जो है वो हमारी हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड, ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है? ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला एक ही जो है उसे कह सकते हैं। कुछ किताबों में ब्लास्टोसिस्ट, एनसीईआरटी ब्लास्टोसिस्ट लिखती है, कहीं कहीं पे ब्लास्टुला लिखा हुआ होता है। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद यहां पर कुछ इनर सेल मास होगा, यहां पर अंदर जो है हमें कुछ इनर सेल मास देखने को मिलता है, और ये बीच में एक हमें खाली कैविटी जैसा कुछ दिख रहा है। ये जो कैविटी है, ये बीच में खाली कैविटी दिख रही, इसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील कहते हैं इस खाली कैविटी को। ये बीच वाला है, इसे हम इनर सेल मास कहते हैं, इनर सेल
मास कहेंगे। और ये आउटर लेयर जो है इसे हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर क्या कहलाती है? ट्रोपोब्लास्ट। आउटर लेयर ट्रोपोब्लास्ट, उसके अंदर इनर सेल मास और जो खाली कैविटी है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट, अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि ब्लास्टोसिस्ट हमें किस में दिख रही है? ब्लास्टोसील, सॉरी, ब्लास्टोसील किस में दिख रही है? ब्लास्टोसिस्ट में। और एंट्रम किस में दिख रही थी? ग्राफियन फॉलिकल में। ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अगला अगर हम देखें तो अगला क्या कुछ क्वेश्चन बन रहा है हमारा? द एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम पे जाके इम्प्लांट एम्बेड हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है फीटल डेवलपमेंट जो है चालू हो जाता है। तो यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं कि इम्प्लांटेशन इज एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर जाके एम्बेड हो जा रहा है। ये भी ध्यान रखना है कि ब्लास्टोसिस्ट होता है जाके मोरुला या गैस्ट्रुला वाली स्टेज नहीं होगी। ब्लास्टुला वाली जो स्टेज होती है वो जाके जो है उसका होता है इम्प्लांटेशन। और कब होगा? 6 to 10 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 6 से 10 दिन के बाद जो है ये आपकी प्रोसेस, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है वो होती है। अगला क्या क्वेश्चन है? ब्लैंक फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसे मुझे लगता नहीं है कि इसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत है। डेफिनेटली सी जो है राइट आंसर हो जाता है। प्लेसेंटा जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, द 3 जर्म लेयर ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होगी? सर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होगी। 3 लेयर। गैस्ट्रुला जो है 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है और गैस्ट्रुला के अंदर 3 लेयर है हमारे पास एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। क्या कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर? देखें कि 3 प्राइमरी जर्म लेयर फॉर्म ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे हमारे पास 3 जो है वो जर्म लेयर बन रही है। तीनों जर्म लेयर में एक्टोडर्म क्या करती है? नर्वस सिस्टम बनाने का काम करती है। मेसोडर्म क्या करती है? कनेक्टिव टिश्यू जैसे मसल बोन वगैरह बनाने का काम करती है। और एंडोडर्म जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाने का काम करती है। तो 3 लेयर किस में देखने को मिलेगी हमें? गैस्ट्रुला स्टेज में देखने को मिलती है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस। फीटस का सबसे पहला मूवमेंट जो है वो कब देखने को मिलता है? 5th मंथ में देखने को मिलता है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो जब चेक करते हैं तो वो मूवमेंट कब चेक कर पाते हैं? 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये चेक कर पाते हैं कि जो फीटस है वो मूवमेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि हेयर ऑन हेड। हेड के ऊपर थिन से स्मूथ से हेयर अपीयर होना चालू हो जाते हैं किस मंथ में? तो 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो है हेड पे हेयर्स जो है अपीयर होना चालू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन में एवरेज प्रेगनेंसी ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? तो 9 मंथ को अगर हम इंटू करें 9 मंथ को तो 270 के अराउंड आएगा। और 270 के अराउंड तो यहां पर मोटा मोटा देखें तो 280 डेज जो है हमारे पास लिखा हुआ है। आंसर आ जाएगा 280 डेज। सी आंसर राइट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस। फीटस की डिलीवरी की प्रोसेस को कॉमन लैंग्वेज में हम डिलीवरी वहां पर कह सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में देखें तो यहां हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पार्चुरेशन कहेंगे। पार्चुरेशन वो प्रोसेस है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में डिलीवरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द मिल्क प्रोड्यूस इन इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड। लैक्टेशन के इनिशियल फ्यू डेज में, मतलब आफ्टर डिलीवरी जो है इनिशियली फ्यू डेज में जो मिल्क आ रहा है उस मिल्क के अंदर हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और उस मिल्क को हम क्या कहते हैं? उस मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क आ रहा है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम की खासियत क्या है? क्योंकि सर ये जो अभी न्यूबॉर्न है, ये न्यूबॉर्न को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है हमको, तो इसमें इसके लिए यहां पर क्या होगा? यहां पर लिखा हुआ है कि एंटीबॉडी जो IgA है, कोलेस्ट्रम रिच इन, कि कोलेस्ट्रम में सबसे ज्यादा कौन सा एंटीबॉडी पाया जा रहा है? तो IgA जो है वो कोलेस्ट्रम में पाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी जो है वो पाया जा रहा है। तो मेनली क्या है? एंटीबॉडी के बारे में हमको ध्यान रखना है। और कौन सा एंटीबॉडी? IgA जो है वो पाया जा रहा है कोलेस्ट्रम के अंदर। ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअली होते हैं तो बहुत सरल है, बी आंसर हो जाता है राइट। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये गैमीट बनाते हैं, गैमीट फ्यूजन करते हैं। ह्यूमन कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं, ओवोविविपेरस होते हैं, विविपेरस होते हैं या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो ह्यूमन क्या हो जाते हैं सर? हमारा विविपेरस सी आंसर हो जाता है ना। एक बच्चे को जन्म देते हैं कंप्लीट, तो यहां पर क्या होता है? विविपेरस ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन हो जाते हैं। अंडे देने वाले ओविपेरस हो जाते हैं। लेकिन हम कैसे होते हैं? अंडे नहीं देते हम
हमारे बच्चे जो है वो डायरेक्ट पैदा होते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? तो फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है देखने को मिलता है किस केस में? ह्यूमन के केस में। नेक्स्ट देखें, मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर, मेल फीमेल गेमेट कैसे होंगे? सर मेल फीमेल गेमेट हैप्लॉइड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मेल फीमेल गेमेट किससे बन रहे हैं? सारे गेमेट की अगर हम बात करें तो ये हैप्लॉइड ही होते हैं, क्योंकि मियोसिस से बन रहे हैं, और जब हम मियोसिस करते हैं इट मींस रिडक्शनल सेल डिवीजन करते हैं, तो वहां पर गेमेट जो बनेंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड गेमेट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जाइगोट कैसा होता है? तो जाइगोट यहां पर कैसा हो जाता है? सर जाइगोट डिप्लॉइड हो जाता है। क्यों डिप्लॉइड हो जाता है? क्योंकि यहां हो क्या रहा है कि एक फीमेल गेमेट और उससे आके जुड़ रहा है मेल गेमेट, मतलब स्पर्म। अब क्योंकि ये भी हैप्लॉइड है और मेल भी हैप्लॉइड है, तो दोनों हैप्लॉइड मिलके क्या बना लेते हैं? ये 2 एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जाइगोट क्या हो जाता है? हमारा डिप्लॉइड हो जाता है। और जाइगोट का क्या होता है ह्यूमन के केस में? जाइगोट का अगर हम देखें एनिमल्स के केस में, तो जाइगोट का माइटोसिस होता है, ये भी ध्यान रखना है। गेमीट फॉर्मेशन होता है मियोसिस से, वहीं अगर हम देखें तो जाइगोट जो है डिवाइड होता है किससे? माइटोसिस से। अगला अगर देखें, ओव्यूलेशन इन इंड्यूस बाय हार्मोन, ओव्यूलेशन किससे इंड्यूस होता है? ये हमने पहले भी देखा है, एलएच हार्मोन, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये ट्रिगर करता है किसको? कि जो मैच्योर जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर जो सेकेंडरी ओसाइट है उसको ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज करने का काम करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इस प्रोसेस को कहते हैं एलएच सर्ज। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? एलएच सर्ज की वजह से इस प्रोसेस को के लिए जो टर्म लिखी हुई है वो ओव्यूलेशन, इस प्रोसेस को हम कहेंगे। द स्ट्रक्चर प्रोवाइड वास्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड, यूट्रस और फीटस के बीच में ऐसा स्ट्रक्चर जो वास्कुलर कनेक्शन बनाता है जिससे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्लेसेंटा जो है वो कह देंगे। बहुत सरल से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन यहां पर नहीं बनते। रिलैक्सिन हार्मोन कंट्रोल करने के लिए जो पार्चुरेशन या डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हार्मोन रिलीज हो रहा है, दैट इज रिलैक्सिन। अगला अगर हम देखें, यहां पर ऑक्सीटोसिन लिखा है। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो है रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन दोनों होंगे, लेकिन हमें आंसर में रिलैक्सिन लिखना है। आंसर ये यहां पर जो है वो गलत लिखा है। ऑक्सीटोसिन के बारे में क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सीटोसिन मिल्क सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन, तो ये ध्यान रखना है। लैक्टेशन को प्रमोट करता है, यहां पर लिखा हुआ भी है। A layer of cell found around the ovum, ओवम के चारों तरफ सेल की लेयर क्या कहलाती है? जोना पेल्यूसिडा होगी, कोरोना रेडिएटा होगी, वेटालाइन मेम्ब्रेन होगी, या प्री वेटालाइन पेरी वेटालाइन स्पेस होगा? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कंफ्यूजन है जोना पेल्यूसिडा में और कोरोना रेडिएटा में। सर वही बात फिर से कि जोना पेल्यूसिडा भी है और कोरोना रेडिएटा भी है, लेकिन जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन की लेयर है और कोरोना रेडिएटा सेलुलर लेयर है। यहां पर पूछा है कि ओवम इज कॉल्ड सेल्स, लेयर ऑफ सेल्स, सेल्स की लेयर पूछते हैं तो हम लिखेंगे कोरोना रेडिएटा, और प्रोटीन की लेयर पूछते हैं दैट इज जोना पेल्यूसिडा। तो जोना पेल्यूसिडा इज ए प्रोटीन लेयर और जो कोरोना रेडिएटा है वो सेलुलर लेयर जो है देखने को मिलती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लेयर दोनों है, जोना पेल्यूसिडा प्लस यहां पर आंसर बी दिया हुआ है, दैट इज ये बी जो है वो राइट आंसर नहीं है। आंसर इसमें आपको करेक्ट कर लेना है कि क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है लेयर ऑफ सेल, तो सेल की लेयर जो है वो जोना पेल्यूसिडा नहीं होगी, वो कोरोना रेडिएटा ही होगी। जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन लेयर है, तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आंसर यहां पर आंसर की में जो है वो गलत लिखा हुआ है नीचे एक्सप्लेनेशन में। ऑर्डर ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, अब यहां पर क्या होना चाहिए भाई? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का क्या ऑर्डर होना चाहिए? जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट और मरूला, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मरूला, ब्लास्टोसिस्ट और गैस्ट्रुला, ये तो ठीक लग रहा है। मरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट के बाद गैस्ट्रुला। जाइगोट, जाइगोट के बाद मरूला और मरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। डी वाला देखते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट, मरूला, ये तो गलत है। तो ये दोनों आंसर कहीं ना कहीं सही हो जाते हैं कि पहले मरूला बनेगा, सबसे पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट से मरूला बनेगा, मरूला से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला जो है वो बनेगा। तो ऑर्डर ऑफ एम्ब्रायोनिक स्टेज जो है ये, उसके लिए दो ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नंबर ऑफ पेरेंट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे? 2 पेरेंट्स, मदर और फादर।
सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स कहां पाई जाएगी? तो हमने देखा है कि सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जाएगी। और सर्टोली सेल का फंक्शन क्या हो जाता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्म को, ठीक है। तो ये कहां पर पाई जाएगी? टेस्टिकल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे उनके अंदर देखने को मिलती है। ब्लैंक हार्मोन कंट्रोल द स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? तो डेफिनेटली फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम करेगा। अगला है ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है, फ्लैजिलम है या एक्रोसोम है? तो फ्लैजिलम जो होता है स्पर्म को मूवमेंट देने का काम करता है, मोटालिटी देने का काम करता है। वहीं एक्रोसोम क्या करता है? एक्रोसोम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है जो कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा जो कवरिंग है ओवम के ऊपर उसको जो है डिसॉल्व करने का काम करता है। तो एक्रोसोम फ्रंट पे पाया जाएगा, फ्लैजिलम जो है वो मूवमेंट देने का काम करेगा और दोनों इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पे पाए जाते हैं। स्पर्म आर मैच्योर्ड इन, स्पर्म मैच्योर कहां होते हैं? एपिडिडाइमिस, ये क्वेश्चन अच्छा है कि स्पर्म का मैच्योरेशन कहां हो रहा है? एपिडिडाइमिस के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो यहां क्या कुछ कह रहे हैं? द एपिडिडाइमिस इज हाईली कॉइल्ड डक्ट वेयर द स्पर्मेटोजोआ एक्वायर मोटिलिटी। क्या हो रहा है कि जो यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास कि एपिडिडाइमिस एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पर्मेटोजोआ जो है वो मोटालिटी गेन करता है, एक्वायर्ड मोटालिटी टू कंप्लीट देयर मैच्योरेशन, और उसके बाद फिर ये इजीली जो है माइग्रेट हो जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां पाई जाती है? फिर से वही पूछ रहे हैं, वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर पाई जाएगी? तो टेस्टिस के अंदर पाई जाएगी, सी आंसर यहां पे हो जाता है। अगला है टेस्टिस स्टार्ट सिक्रीशन ऑफ ब्लैंक हार्मोन एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे टेस्टिस कौन से हार्मोन को रिलीज करेंगे सर? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अगला अगर हम देखें क्वेश्चन, तो ब्लैंक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ग्राफिन फॉलिकल, ये अच्छा क्वेश्चन है कि ग्राफिन फॉलिकल कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? दैट इज एस्ट्रोजन। ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन जो है वो सिक्रेट हो रहा है। वहीं अगर हम देखें जो ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट वहां पर है वो बनाती है कॉर्पस ल्यूशियम, ये भी हमें जो है वो ध्यान रखना होगा। अगला ड्यूरिंग oogenesis ब्लैंक पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस। अब यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कहीं पे 2 लिखा है कहीं पे 3 लिखा है, तो अब हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। देखो क्या होता है कि एक पोलर बॉडी तो ये बन गया, एक बार फर्स्ट मियोसिस वन में हमारा एक पोलर बॉडी बन गया और एक हमारा जो है साइट बन गया। इसके बाद क्या हो रहा है कि दूसरी बार में फिर ये मैच्योर एग जो है वो ओवम जो है वो बन जा रहा है और दूसरा पोलर बॉडी, तो ये सेकंड है पोलर बॉडी, ये फर्स्ट था और ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी फिर से क्या कर रहा है? मियोसिस कंप्लीट कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है? मियोसिस 2 को कंप्लीट कर रहा है, जिससे हमारे पास एक पोलर बॉडी ये हो गया और एक पोलर बॉडी ये हो गया। तो हमारे पास 1, 2 और 3 पोलर बॉडी जो है वो हमें मिल जाते हैं। तो अगर 3 लिखा हुआ है तो भी सही है। एनसीईआरटी के डायग्राम में केवल हमें 2 ही शो किए हैं, 2 पोलर बॉडी, तो 2 या 3 लगाते हो आप तो सही है। यहां पर आंसर 3 लिखा हुआ है, बाकी एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो शो केवल 2 ही कर रहे हैं डायग्राम के अंदर, अगर आप देखेंगे तो। अगला देखते हैं, व्हाट इज द सब्सटेंस प्रोड्यूस इन स्पर्म टू हेल्प एंटर द एग। एग के अंदर जो है एग को पेनिट्रेट करने के लिए स्पर्म जो है क्या सब्सटेंस को जो है रिलीज करेगा? तो हाइल्यूरोनिडेज एक एंजाइम है, साथ में एक्रोसिन भी रिलीज किया जाएगा। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो क्या कर रहे हैं? जो जोना पेल्यूसिडा है प्रोटीन की कवरिंग, ऑल्सो जो कोरोना रेडिएटा है, इन दोनों को पेनिट्रेट कर देंगे और जो एक स्पर्म है वो अंदर एंटर कर जाएगा, किसके अंदर? ओवम के अंदर। तो ये यहां ध्यान रखना है, हाइल्यूरोनिडेज जो है इसका आंसर हो जाता है। हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन के अंदर ऑटोसोम्स के नंबर क्या होंगे सर? 22 पेयर्स। लेकिन अगर उनने ऑटोसोम पूछे हैं तो यहां पर क्या आना चाहिए? आंसर 44 आना चाहिए। 22 पेयर्स है और 44 आंसर आना चाहिए। तो अब कैसे क्या होगा? देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी में सर 46 टोटल क्रोमोसोम है, टोटल क्रोमोसोम जो है वो 46 है। 46 में से सारे पेयर में मतलब 23 पेयर है, ये भी हमें पता है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। तो 23 पेयर है, जिसमें से 22 पेयर जो होंगे वो ऑटोसोम होंगे, मतलब 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम, राइट।
और एक पेयर जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा। एक पेयर मतलब कितने क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम। कौन कौन से? अगर वो क्रोमोसोम एक्स एंड एक्स है दैट इज फीमेल, और एक्स एंड वाई है तो इसे क्या कहेंगे? ये मेल है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम के बारे में हो जाता है। तो ऑटोसोम्स की संख्या अगर हम देखें तो 44 है, जबकि ऑटोसोम्स के पेयर को देखें तो 22 पेयर्स है। ये भी हमें जो है वो ध्यान रखना होगा। इसके बाद अगर देखें तो इन ब्लैंक स्टेज द इम्प्लांटेशन ऑकर। इम्प्लांटेशन किसमें हो रहा है? ये क्वेश्चन अभी हमने किया था कि इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का हो रहा है। ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज है जिसका इम्प्लांटेशन जो है होता है। अगला क्वेश्चन है द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड को क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। मेनोपॉज मतलब लगभग 50 ईयर की जब एज हो जाती है तो उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रिपीट होना बंद हो जाता है, और जब रिपीट होना बंद हो जाता है दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। इसे हम मेनोपॉज कहेंगे। एफएसएच का क्या फुल फॉर्म है? तो एफएसएच का फुल फॉर्म जो है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बी जो है वो राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाता है, एफएसएच का फुल फॉर्म। वहीं अगला क्वेश्चन देखें, अगले में एलएच का फुल फॉर्म दिया है। एलएच का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एलएच का फुल फॉर्म हो जाता है। अगला है जीएनआरएच का क्या फुल फॉर्म है? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ए यहां पे राइट आंसर हो जाता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये हमारा पीपीटी जो है कंप्लीट हो जाता है। और इतने क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल जो है इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना है बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके सारे जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो सारे लगेंगे, और ऑल्सो आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा, हमारे थ्योरी के लिए भी जो है काफी हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।